इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वीरा ने महारत के साथ वक्फे से बीम गन की बारीक नील गूं धार से कुफल के इर्द गिर्द का फौलाद काटना शुरू कर दिया। वो काम बहुत सब्र आजमा साबित हुआ। 3 जगह कटाई के बाद दरवाजा खुल गया और यह देखकर मुसर्रत से वीरा की बेसाख्ता चीख निकल गई कि इस तिजोरी के फर्श पर सुल्तान शाह बेहोश पड़ा हुआ था। गनीमत यह था कि वो तिजोरी हवा बंद नहीं थी। इसके अंदरूनी साख्त में कुछ ऐसा एहतमाम रखा गया था कि अंदर घुटन नहीं थी। सुल्तान शाह का सांस मामूल के मुताबिक चल रहा था। हमने एहतियात के साथ उसे बाहर निकाल लिया। इसके बदन पर कहीं टूट फूट की कोई अलामत थी, न लिबास पर खून का निशान था, मगर चेहरे पर छाए हुए वर्म से जाहिर हो रहा था कि इसे हल्के फुल्के तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसे देखकर बख्शील के लटके हुए चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई थी जो काबिले फहम थी। सुल्तान शाह की बाजियाबी हमारी इस लंबी दौड़ का मकसद थी। इसके जिंदा सलामत मिल जाने के बाद हमारे लिए वहां रुकना बेसूद था। बख्शील ने मुझे रोककर सुल्तान शाह को अपने कंधे पर लादा और हमें एक एक करके इस घर से निकल आए। वीरा ने आखिर में बाहर आने के बाद दरवाजे को कुंडी लगा दी। बख्शील और मीर मोहम्मद ने सुल्तान शाह को जीप की पिछली नशिस्त पर लेटा दिया, मगर मेरी तवज्जो इन चंद अफराद पर मरकूज हो चुकी थी जो गली की नुक्कड़ पर खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। हवा के दोष पर इनकी दबी दबी सरगोशियों की कुछ भिनभिनाहटें भी सुनाई दे रही थी। सर ये आसपास के मकानों से निकले थे। मीर मोहम्मद हमें बताने लगा। सब हैरत से जीप को देख रहे थे मगर कोई भी करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका। बस ये वहां जमा होकर नीची आवाज में बातें कर रहे हैं। वो एक छोटे शहर का रहायशी इलाका था। किसी गाड़ी के इंजन की आवाज से लोग मायूस नहीं रहे होंगे। हमारे वहां पहुंचने पर जीप के इंजन की तेज गुर्राहट कच्ची नींद सोने वालों की बेदारी का सबब बन गई और वो सूरत हाल जानने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर बाहर जमा हो गए। मैंने इनकी मौजूदगी से फायदा उठाने का फैसला कर लिया और इनकी तरफ चल दिया। मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इनमें से कुछ बेचैनी के आसार नमूदार हुए, मगर किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैंने करीब जाकर उनको अदब से सलाम किया और खास तौर पर किसी को मुखातिब किए बगैर पूछा, पीली दीवारों वाला मकान किसका है? किसी ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आखिर एक मुआम्मिर शख्स ने हिम्मत कर डाली, यह घर तो कृष्ण कुमार का है मगर वो यहाँ कम ही नजर आता है। दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। शरीफों के मोहल्ले में कोई इस पर एतराज नहीं करता। यहाँ गलत काम होते रहे। बस जी कौन किसी के मुंह लगे, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। उसी शख्स ने जवाब दिया। मेरे तीखे सवाल पर दूसरों के चेहरों पर खौफ हिरास उमड़ आया था। मौलादाद कहाँ रहता है? इस बार मैंने बराह रास्त इस मुआम्मिर शख्स से पूछा। पिछली गली में आगे कबूतरों की छतरी वाला मकान है, वो भी इन्हीं का साजी है। पुलिस के आने तक कोई इस घर में ना जाए। अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। मैंने उन्हें आगाह किया। सबके दहानों से लाशों के बारे में तहय्युर ज़दा सरसराती हुई आवाजें बरामद हुई और अधेड़ उम्र समेत हर शख्स ने अपनी जगह छोड़ दी। वो सब तेजी से अपने अपने घरों की तरफ लपक जा रहे थे। मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। लाशों की मौजूदगी के इंकिशाफ पर इन लोगों का रद्द-ए-अमल कतई फितरी था। हर शख्स ऐसी भयानक वारदात में किसी गवाही वगैरह में मुलव्विस होने से घबराता और फिर वो कृष्ण कुमार और उसके साथियों का मामला था। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अहले मोहल्ला इनकी सरगर्मियों से नाला बल्कि खाइफ थे और इनकी मुखालफत में जुबान खोलना भी पसंद नहीं करते थे। बख्शील और मीर मोहम्मद ने अपने हाथ लगने वाले दोनों अफराद को ठिकाने लगाकर अपना काम जरूर आसान करना चाहा था, लेकिन इसके नतीजे में हम हर गवाह से महरूम हो चुके थे। इन दोनों के मारे जाने के बाद हमारे लिए मीरपुर खास में काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। इनमें से कोई जिंदा होता तो इससे मुराद कृष्ण कुमार और इनके हवारियों के बारे में कुछ मालूमात हासिल की जा सकती थी। बाजपुरुष के मामले में मुराद हमारी तवक्का से ज्यादा सख्त जान साबित हो रहा था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ताज़ा तरीन वाक़यात पर वो किस रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा करता। इसका हौसला तबाह करने के लिए जरूरी था कि हमारे साथ सुल्तान शाह के अलावा 1-2 जिंदा कैदी भी होते। इनके एतराफात मुराद को जुबान खोलने पर मजबूर कर सकते थे। मैं वापस आया तो अव्वल खान ऑपरेटर्स पर हामिद से बात कर रहा था। वो लोग इस मोहल्ले की कदर तंग गलियों से बाहर मेन रोड पर रुके हुए थे, मगर हमारे और उनके दरमियान लासिल की राबता बरकरार था, जिससे फायदा उठाकर अव्वल खान शायद उसे सुल्तान शाह की जिंदा और सलामत बाजियाबी की अहम तरीन खबर सुना रहा था। वीरा और गजाला जीप में घुसी हुई थी और अंदर की बत्ती जलाकर सुल्तान शाह को होश में लाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। मैंने पहली ही नजर में अंदाजा लगा लिया था कि सुल्तान शाह की बेहोशी नकाहत या जरबात का नतीजा नहीं थी।
उसको मुसक्कन अदवायात के जेरे असर दानिस्ता बेहोश रखा गया था। दवाओं का असर खत्म होने से पहले उसे होश में लाना मुमकिन नहीं था। जीप के सवारों की तादाद में इजाफा हो चुका था, मगर इस कुशादा गाड़ी में इतनी गुंजाइश थी कि सुल्तान शाह को बेआराम किए बगैर सब लोग इसमें समा गए और मैंने जीप को अधेड़ उम्र शख्स के बताए हुए रास्ते पर डाल दिया। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ मौला दाद रह गया था और मैं इसे कराची की सैर कराने का मुसम्मम इरादा कर चुका था। मौला दाद का घर वहां से खासे फासले पर था। कबूतर वाली छतरी उसके मकान की ऐसी वाज़ेह शनाख्त थी कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन ही नहीं था। मजबूत बांसों पर बनी हुई कुशादा छतरी के नीचे सब्ज रंग का एक बल्ब रोशन था जो दूर ही से तवज्जा अपनी तरफ मबजूल करा रहा था। छतरी पर नजर पड़ते ही मैंने अपनी निगाहें गली में मरकूज कर दी। इस मकान के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। इतनी रात के घर से बाहर किसी की यूं मौजूदगी गैर मामूली थी। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी दूर तक जा रही थी। इसी तरह ताकतवर इंजन की आवाज ने भी शायद उस शख्स को चौंका दिया था। उसने मुड़कर भड़के हुए अंदाज में जीप की तरफ देखा। कच्ची और नाहमवार गली की वजह से मैं ड्राइविंग में मोहतात था। हमारा दरमियानी फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। वो शख्स चंद सानियों तक यूं ही हमारी तरफ देखता रहा, फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर बहुत तेजी से पलटा और घर के दरवाजे में गायब हो गया। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि हम उसी की तरफ बढ़ रहे थे। चंद लम्हों में हम मौला दाद के घर के सामने पहुंच चुके थे। मैं ड्राइविंग सीट से उतरकर दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर कुछ हड़बूंग और भगदड़ की सी आवाजें सुनाई थी। मैंने जोर से दरवाजे की कुंडी बजा डाली। ठहरो, अभी आते हैं। अंदर से एक ऊंची आवाज आई। मेरे लिए वह जवाब गैर मुतवक्का था। अंदर वाले ने इतनी रात गए होने वाली दस्तक पर किसी पूछगछ के बगैर यूं जवाब दिया था जैसे वो पहले से किसी आमद की तवक्का किए बैठा हो। अंदर से आने वाली आवाजों में यकायक कमी वाक़ई होगी। वक्त धीरे धीरे रेंगता रहा और मैं खड़ा इंतजार करता रहा। जब वो इंतजार कुछ ज्यादा ही तवील हो गया तो मैंने बेचैनी से दोबारा कुंडी खड़का दी। इस बार एक अधेड़ उम्र औरत ने फौरन ही दरवाजा खोल दिया, जैसे वो अंदर पट से लगी दूसरी दस्तक का इंतजार कर रही हो। कौन हो तुम? किससे मिलना है? औरत ने सहमी हुई नजरों से मेरा और फिर जीप का जायजा लेते हुए दिक्कत से पूछा। साफ मालूम हो रहा था कि दहशत से उसका हल्क सूख रहा था। हमें लड़ाई मुल्क और कौम के गद्दारों से थी जिनके लिए मेरे दिल के किसी गोशे में हमदर्दी की कोई रमक मौजूद नहीं थी, मगर वो इनके घर की एक औरत थी। इसके लिए मेरे पास अदब एहतराम के सिवा कुछ नहीं था। गजाला को मेरी मिजाज की इस कमजोरी का अंदाजा था। मेरा तजब्जुब खत्म होने से पहले ही वो जीप से उतर कर नीचे आ गई। अंदर से बरामद होने वाली औरत किसी दुरुस्त और खुरदरे सवाल के इंतजार में खौफ से अपने होंठों पर बार बार जुबान फेरी थी। मौला दाद कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। गजाला ने वहां पहुंचते ही औरत से मुतालबा किया। वो घर पर नहीं है, पता नहीं कब वापस आएगा। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम अंदर जाओ और किसी मर्द को बाहर भेज दो, हमें जरूरी बात करनी है। गजाला ने कहा। घर में कोई मर्द नहीं है, औरतें हैं या बच्चे हैं जो सब सो रहे हैं। अभी अंदर से किसी मर्द ने जवाब दिया था, वो कहाँ है? इस बार मैं सवाल किए बगैर नहीं रह सका। वो मौला दाद था। जवाब देते हुए औरत की आंखें धुंधला गईं। तुम्हें इंतजार करने का कहकर वो चला गया। कहाँ चला गया? गजाला ने हैरत और बेअतबारी से पूछा। दरवाजे पर तो हम खड़े हुए, बस चला गया। वो पीछे से भागा है, तुमसे डर गया था। गजाला ने शिकस्त खोरदा नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर उससे पूछा, इसके साथ और कौन था? 5 आदमी थे। औरत ने मामले की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए खुद ही सच बोलना शुरू कर दिया। रात से वो सब किसी फोन के इंतजार में बैठे हुए थे। तुम्हारे आते ही पिछले दरवाजे से भाग गए। मैं दिल ही दिल में पीछे ताप खा कर रह गया। एक मरतबा फिर चोट हो गई थी। यहां से भागकर वो कहाँ गए होंगे? गजाला ने किसी कदर तेजी से सवाल किया। पता नहीं। गजाला के लहजे पर वो औरत रूहान सी आवाज में बोली। सब बिगड़े हुए लड़के हैं। कृष्ण ने अपने साथ इन सब को भी खराब कर दिया है। मुंह फट है, बात बात पर हथियारों की धमकी देते हैं। वो इसी के पास गए होंगे। साफ जाहिर था कि वो इसी घर का जिक्र कर रही थी जहां से हम वहां पहुंचे थे। इस घर को हमारे लिए चूहेदान बनाकर वो टोली मौला दाद के पास बैठी हुई थी ताकि मुराद की तरफ से इशारा मिलते ही कोई कार्रवाई कर सके। मगर मुराद का फोन न आने की वजह से इनका सारा खेल बिगड़ कर रह गया था और इन्हें अफरा तफरी की हालत में फरार होना पड़ गया था। वो औरत खुद भी मौला दाद और इसके साथियों की सरगर्मियों से बदजन थी। इस पर ज्यादा दबाव डालना बेसूद था। वो इन्हें बुरा भला कहती और हमारे सवालों के जवाबात देती रही। आखिरकार हमने वहां से लौट जाने का फैसला कर लिया। वहां से लौटते हुए हम बहुत मोहतात थे। हमें मालूम था कि चोर के पांव नहीं होते, मगर फिर भी एक मोहूम सा खतरा था कि कहीं मौला दाद और उसके 5 मुसल्ला साथी पलट कर भी हम पर हमला न करते। इनके लिए मुराद ज़रीफ की आज़ादी इसी कदर अहम और ज़रूरी थी जितनी हमारे लिए सुल्तान शाह की रिहाई थी।
हम गलियों से निकलकर आखिरकार सड़क पर आ गए। इस दौरान में अव्वल खान ने वापसी के प्रोग्राम के पेश नजर हामिद को अपने ट्रांसमीटर पर समझा दिया था कि इसे मीरपुर खास ही में रुकना था, ताकि वो दोनों लाशों के बारे में ज़ाब्ते की कार्रवाइयां मुकम्मल करा के वो किस्सा मकामी कोतवाली के सरबराह के हवाले कर सके। अपने इस मुख्तसर कयाम में उसे इस गिरोह के किसी सरगर्म कारिंदे को भी तलाश करना था जो इस उलझी हुई कहानी के पोशीदा गोशों से नकाब हटाकर पेशरफ्त की कोई राह फराम कर सके। सर, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमने इन दोनों को मार कर कितनी बड़ी गलती की है। जीप में खामोशी होने पर बख्शील ने भराई हुई आवाज में कहा, इनमें से किसी एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी था। गलती इंसान ही से होती है, मगर जानबूझकर की जाने वाली गलती भूल की गलती से ज्यादा संगीन होती है। अव्वल खान ने सपाट लहजे में कहा, अब ये बात भूल जाओ, इस पर स्टेशन 4 में बात होगी। मैंने अंदाजा लगाया कि अव्वल खान के इन अल्फाज में बख्शील के लिए तादीब का पैगाम पोशीदा था। एसटीएफ के कारकुनों के तमाम तर इखलास के बावजूद इस तंजीम का जजा और सजा का एक अपना निजाम था जिसे किसी को मफर नहीं था। मेन रोड पर पहुंचने के बाद बख्शील और मीर मोहम्मद ट्रक में सवार हो गए और हमारा काफिला वापसी के लिए चल पड़ा। शहर छोड़ने से पहले हमें हामिद को मकामी थाने पर उतारना था। हमें थाने का महल्ले वकू मालूम नहीं था। वीरान सड़कों पर कहीं कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था जिससे मदद ली जा सके। मैं अंदाजे से कुशादा रास्तों पर जीप चलाता रहा और हम जल्द ही थाने के सामने पहुंच गए। अव्वल खान ने खुद अफसरान से मिलना करीने मसलहत नहीं समझा। गाड़ी में सुल्तान शाह बेहोश था। मुराद ट्रक के फर्श पर सख्त जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसे यह जानकर सख्त सदमा हुआ था कि उससे कोई काम लिए बगैर हम लोगों ने सुल्तान शाह को रिहा करा लिया था। वो रह रह कर ऊंची आवाज में मुगल्लजात बक रहा था। सेंटर पुलिस अफसरान लाजमी तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते और अव्वल खान के लिए इखलाकी तौर पर लाजिम होता कि इनके हर सवाल का जवाब दे और यूं एक नई कहानी शुरू हो जाती। हम उनको खामोशी से थाने के बाहर छोड़कर हम तेजी से आगे निकलते चले गए। सुल्तान शाह की कहानी ज्यादा पुरपेच नहीं थी। उसने पहली बार हीरा आबाद के इलाके में वाक़े सहरा के दफ्तर का तवाफ किया तो ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि कुछ नादीदा निगाहों ने सहरा में उसकी दिलचस्पी का अंदाजा लगा लिया है। जब वो मुराद ज़रीफ की मौजूदगी का खोज लगाने के लिए दोबारा उस इलाके में पहुंचा तो उसकी गाड़ी पहचान ली गई। इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सका कि सहरा का कोई आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। वो हीरा आबाद के इलाके से निकलकर अपने होटल की तरफ जा रहा था कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने किसी ओवरटेक किया और साइड दबाकर इसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। मोटरसाइकिल पर 2 सेहतमंद और लड़ाका किस्म के लड़के सवार थे। इन्होंने सुल्तान शाह की कार के ऐन सामने मोटरसाइकिल रोकी और जारहाना तेवरों के साथ करीब आकर इस पर इल्जाम लगाया कि उसने इनकी मोटरसाइकिल को साइड मारी थी। वो इल्जाम सरासर बेबुनियाद था। सुल्तान शाह मुश्तइल हो गया, लेकिन उसे अपनी निशिस्त छोड़कर नीचे उतरने का मौका नहीं मिल सका। एक लड़के ने बहुत नपे तुले अंदाज में उसकी दाहिनी कनपट्टी पर जोरदार मुक्का रसीद किया और वो अपनी जगह बैठे बैठे बेहोशी की गहरी दलदल में उतरता चला गया। वो सब इतनी तेजी से हुआ कि राहगीरों में से किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कोई कुछ समझ लेता शायद तब भी सुल्तान शाह का साथ देने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों लड़के शक्लो सूरत ही से बदमाश मालूम हो रहे थे। सुल्तान शाह को दोबारा होश आया तो वो किसी कमरे में बंद था। थोड़ी देर बाद 2 आदमी उसके सर पर मुसल्लत हो गए। उस वक्त तक उसे इल्म नहीं था कि वो कौन थे, लेकिन कराची पहुंचने और होश में आने के बाद उसे मुराद को शिनाख्त कर लिया था। इसका दूसरा साथी गोपाल चंद ही हो सकता था। वो दोनों इससे ये जानना चाह रहे थे कि वो किन लोगों में से था और बार बार सहरा के दफ्तर के गिर्द क्यों देखा जा रहा था। सुल्तान शाह को इस मामले की संगीनी का पूरा इदराक था। वो इन दोनों का तशद्दुद सहकर भी अड़ा रहा कि वो सहरा के वजूद तक से नवाकिफ है और इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कराची का एक ट्रांसपोर्टर है जो किसी से उधार की रकम वसूल करने के लिए हैदराबाद आया हुआ है। मुराद ने उस शख्स के बारे में पूछा जो उसका मकरूज था। सुल्तान शाह के पास इस झूठ को निभाने के लिए कोई नाम और पता नहीं था। इस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात शुरू हो गई। इसे हैदराबाद से मीरपुर खास मुंतकिली के बारे में इल्म नहीं था। इसने ये जरूर बताया कि अगली बार वो एक मुख्तलिफ कमरे में था जहाँ खुश रू और दराज कामत शख्स इसके मुकाबिल था। वो भी सुल्तान शाह से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात करता रहा, लेकिन उसने सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखने का फैसला कर लिया था। इसे पूरी उम्मीद थी कि इसके वापस न लौटने पर गजाला होटल से ही हम लोगों से राब्ता करेगी और हम इसकी तलाश में निकल खड़े होंगे। इस खुशफहमी में वो आसानी से 2-4 रोज गुजार सकता है। इसकी वो तवक्का जल्द ही पूरी हो गई। कैद के दौरान में उसने ये बात खास तौर पर महसूस की कि हर बाज पुरस के बाद वो लोग इसे खाने पीने में कोई ऐसी दवा दे देते थे जिसके जेर असर वो तवील बेहोशी का शिकार हो जाता था।
इस तरह इसे अपने दुश्मनों के बारे में कुछ जानने का मौका नहीं मिल रहा था, मगर इससे ये फायदा हुआ कि वो ज्यादा तशद्दुद से महफूज रहा। तुम खुशनसीब हो कि इन्होंने तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़े। सुल्तान शाह की बातें सुनकर वीरा ने बर्जस्ता कहा, इन्होंने तुम्हें बहुत एहतियात से एक दीवार गिर तिजोरी में बंद किया हुआ था। हमने तुम्हें वहीं से बरामद किया था। तिजोरी में? सुल्तान शाह बेसाख्ता हंस पड़ा। हैरत है कि इन लोगों के पास कोई तिजोरी भी है। हैदराबाद में सहरा के दफ्तर से ऐसी बेसुरो सामानी टपकती है, किसी एनजीओ पर रहम आता है। वो इनका ड्रामा है, वरना मुराद को बहुत ज्यादा माली वसाइल दस्तयाब है। गजाला ने कहा, आजकल वो चाहे तो फ्रीडम इंटरनेशनल से ज्यादा शानदार दफ्तर बना सकता है। अब तो उसके चाहने या ना चाहने का किस्सा ही खत्म हो चुका है। वो बोला, वो तुम्हारा कैदी है। मुझे हसरत है कि इसके पीछे हैदराबाद जाने के बावजूद मैं इस पर हाथ डालने में कामयाब न हो सका। इसे कहाँ रखा गया है? वो यहीं माइक्रो सेंटर के तहखाने में है, जहां मकबूल चौधरी ने अकरम इलाही को कैद किया हुआ था। मैंने बताया, अब तक इसके सारे कसबल निकल चुके होंगे। अपनी सरगर्मियों के बारे में वो क्या कहता है? कुछ भी नहीं, वो तुमसे ज्यादा ठीक है। मैंने हंस कर कहा, इन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसका हाल अबतर है। कराची आने के बाद उस पर मायूसी गालिब आ रही है, फिर भी वो खामोश है। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, अब मैं दिल खोल कर इसकी खबर लूंगा। सुल्तान शाह चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, अब इसको बिल्कुल ना छेड़ना। मैंने जल्दी से कहा, कराची वापस आने तक उसे ये गलत फहमी थी कि हम लोगों का ताल्लुक फौज से है। वो हैरान है कि अभी तक कोई बावर्दी फौजी उसके सामने नहीं आया। तजब्जब और खलिश के बायस वो जल्द ही बिखर कर रह जाएगा। मेरा ख्याल तुमसे मुख्तलिफ है। इस वक्त वो जख्मी है। गर्म लोहे पर चोट पड़ती है तो ज्यादा असर करती है। यह सब बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल तुम आराम करो। अब वो कहीं नहीं जा सकता। मीरपुर खास से हम लोग सुबह 9 बजे के बाद ही कराची पहुंच गए थे। दुराने सफर सुल्तान शाह मुसलसल बेहोश रहा था। वो लोग उसे बेहोशी के ऐसे लंबे डोज देते रहे थे कि वो बार बार होश में आकर इन्हें परेशान न कर सके। यह मशवरा अव्वल खान का था कि मुराद ज़रीफ को स्टेशन 4 की बजाय माइक्रो सेंटर के तहखाने में रखा जाए। जब से अमरीकियों के बारे में STF की पॉलिसी में यह तब्दीली आई थी कि जब तक वो खुलकर सामने ना आए, इनसे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अव्वल खान कुछ मोहतात हो गया था। वो अपने बड़ों के सामने यह जवाब तो पेश कर सकता था कि सुल्तान शाह के अचानक गायब हो जाने के बाद उसे अपनी काबिल जिक्र नफरी के साथ हैदराबाद और फिर मीरपुर खास तक जाना पड़ गया था। लेकिन वो कराची में मामूर CIA के चीफ जॉन स्मिथ के मंजूर नजर को खुद से दूर रखना चाहता था। वो स्पेशल टास्क फोर्स का अंदरूनी मामला था, उसे अव्वल खान ही बेहतर समझता था। मैंने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया और अव्वल खान मुराद ज़रीफ को हमारे साथ माइक्रो सेंटर छोड़कर चला गया। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हम तवील सफर की थकान उतारने के लिए कमरों में जा घुसे। ये सिलसिला सुल्तान शाह की बेहोशी का दुरानिया खत्म होने पर मुनक़ता हुआ और तीनों इसे घेर कर बैठ गए। सुल्तान शाह पर अपनी नाकामी की खिफ़्फ़त तारी थी या वो मुराद ज़रीफ के खिलाफ कुछ ज्यादा ही मुश्तिल था कि वो इसी वक्त तहखाने में जाने पर मुसर रहा। गजाला एक खानादार खातून की तरह किचन संभालने के लिए चलती। मैं वीरा और सुल्तान शाह के साथ तहखाने की तरफ हो लिया। नीचे जाते हुए हम पहली मंजिल पर अकबर अली की मिजाज पुरसी के लिए रुके। उसका जख्म बेहतर हो रहा था। उसे खुशी हुई कि इससे काम लेने के साथ साथ हमें इसकी फिक्र भी थी। तहखाने में मुराद मसहरी पर अपनी दोनों टांगें फैलाए किसी माजूर आदमी की तरह पड़ा हुआ था। फिर आ गए। हमें देखते ही उसने जहरीला लहजे में कहा, तुम लोग बहुत सफाक हो। मैंने उसकी बात काट दी। हमारे शख्स से वही सलूक करते हैं जिसका वो हकदार होता है। तुम झूठे हो। मैं अब तक तुम्हें गलत समझ रहा था। फौज से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया। वैसे तुमने इतनी बारीक बात कैसे समझ ली? वीरा ने मजाका उड़ाते हुए कहा, तुम सब सादा कपड़ों में थे। यहाँ भी कोई वर्दी वाला नहीं है। तुम फराड हो। सुल्तान शाह ने उसके बाएं पैर को झटका दिया और दर्द की लहर से मुराद अचानक चीख पड़ा। सुल्तान शाह ने कहा, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम वर्दी वालों की कैद में नहीं हो। वो अब तक तुम्हारी खाल में भुस भरवा चुके होते। मैं सब समझ रहा हूं। वो कराते हुए बोला, तुम लोग कुछ भी नहीं, पक्के हरीस और लुटेरे हो। मकबूल चौधरी को हटाकर फ्रीडम इंटरनेशनल पर कब्जा करना चाहते हो। इसीलिए मैं तुम्हारी आंखों में खटक रहा हूं ना, क्योंकि तुम खुद भी यही ख्वाब देख रहे थे। मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा, सहरा के नाम पर फ्रीडम वालों से माल लूट कर अपनी जेबें भरना चाह रहे थे, मगर अब तुम्हारा यह ख्वाब बिखर कर रह गया है। कल तक मकबूल चौधरी यहाँ माइक्रो सेंटर में मौजूद था। आज यहाँ तुम्हारा राज है। याद रखना कि तुम्हारा यह जलील मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। मेरी और मकबूल चौधरी की पुष्ट पर बहुत मजबूत हाथ है। वह तुम्हारे हल्क से सब कुछ निकाल लेगा। कहाँ की हाँक रहे हो? तुम्हें किस मजबूत हाथ पर घमंड है? सुल्तान शाह ने मसहरी के सराहने जाकर मुराद ज़रीफ के मजरू और मुतवर्रम चेहरे पर सख्ती से एक हाथ चढ़ दिया और वह बुलबुला उठा। मकबूल कल यहाँ बैठा हुआ था, मगर बताने वाले ने मुझे बता दिया था कि माइक्रो सेंटर पर कोई कब्जा कर चुका है।
मैं इसीलिए अंदर नहीं आया था। तुम्हारी फिजा में बारूद की बूझ छोड़कर चला गया था। इसके साथ धनीराम की बेयारो मददगार लाश भी छोड़ भागे थे। वीरन लुकमा दिया, लड़ाई में ये होता रहता है। शायद तुमने मकबूल चौधरी को ज़ेर कर लिया हो, मगर मैं उसकी तरह आसान चारा साबित नहीं होगा। तुम देख लेना कि तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। तुम मौत मांगोगे, मगर मौत खुद तुमसे पनाह मांगेगी।